बिल्कुल। प्रिय विद्यार्थी, मैं भगत सिंह हुई के सोभाश्री शासकीय महाविद्यालय पाटन से सहायक प्राध्यापक इतिहास। आज आपके सामने मैं बी द्वितीय वर्ष का द्वितीय पेपर प्रथम यूनिट फ्रांस के तृतीय गणतंत्र के विषय पर उद्बोधन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1870 में सेडान के युद्ध के पश्चात प्रसा के हाथों फ्रांस की शर्मनाक पराजय हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस ने दो अपने बहुमूल्य प्रांत अल्सेंस और लॉरेंस प्रसा को देने पड़े थे। इस पराजय के बाद फ्रांस की राजनीति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, डावाडोल हो गई थी और तीसरी बार फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। इसे ही फ्रांस के इतिहास में तृतीय गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। इस पराजय ने नेपोलियन तृतीय बाध्य होकर अपने आप को आत्मसमर्पण करना पड़ा और वह बंदी बना लिया गया। जब उसको अगले दिन 3 सितंबर को यह समाचार फ्रांस में की राजधानी पेरिस पहुंची, तो समस्त जनता के मुख से एक ही प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि जिस सत्ता 20 वर्षों पहले स्थापित हुई थी, राज सत्ता अचानक नष्ट हो गई। जनता अब यह निर्णय पर पहुंची कि फ्रांस की गणतंत्र की स्थापना की कैसी चाहिए। उस समय व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन हो रहा था। जनता ने सभा में उस समय एक प्रस्ताव शीघ्र पास कर दिया, जिसमें नेपोलियन तृतीय फ्रांस के सम्राट से प्रथा कर दिया गया था। इस प्रकार नेपोलियन का पतन और फ्रांस में तीसरी बार गणतंत्र सरकार की स्थापना हुई, जो एक बहुत बड़ी घटनाक्रम माना जाता है फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की। इस घटनाक्रम में जैसे फ्रांस में नेपोलियन तृतीय के निरंकुश शासन की जनता उब चुकी थी। फ्रांस की जनता उसके निरंकुश शासन को इसलिए स्वीकार किया था कि फ्रांस में जो व्याप्त अराजकता थी, समाजवाद को बचने का वही एक अच्छा उपाय दिखाई दे रहा था। किंतु शांति व्यवस्था के इच्छुक होते हुए भी फ्रांस की जनता निरंकुश शासन से संतुष्ट नहीं थी। वह फ्रांस में ऐसा शासन चाहती थी जो जनता के इच्छा को व्यक्त कर सके, उनके विकास को सुचारू रूप से संचालित कर सके, ऐसे शासन चाहती थी। तो यह शासन सिर्फ गणतंत्र ही दे सकता था। क्योंकि फ्रांस का उस समय गणतंत्रवादी नेता था, गेम्बेता था, जो इस विचारधारा को फ्रांस में व्यवहारिक रूप से लागू करना चाहता था। सितंबर 1870 में सेडान के युद्ध के पश्चात नेपोलियन तृतीय का द्वारा जो आत्मसमर्पण करना फ्रांस की राजनीति में बहुत शोचनीय स्थिति हो गई। पेरिस में प्रजातंत्री प्रणाली सरकार बनाकर जर्मनी से युद्ध करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि जर्मनी के ही द्वारा ही फ्रांस के दो महत्वपूर्ण प्रांत अल्सेंस और लॉरेंस को खोना पड़ा था। इसलिए फ्रांस चाहती थी कि फ्रांस में प्रजातंत्री शासन प्रणाली लागू हो और हम जर्मनी से युद्ध लेकर ही बदल ले सकते हैं। उस समय फ्रांस में एक बहुत अच्छा नारा सुनाई पड़ता था कि हम फ्रांस की धरती का 1 इंच अथवा फ्रांस के दुर्गों का एक पत्थर तक नहीं देंगे। जब इसकी सूचना पेरिस पहुंची तो 4 सितंबर 1870 को तृतीय गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। राष्ट्र की रक्षा के लिए 3 सदस्यों की एक समिति गठित की गई, जिसमें इस समिति के जो प्रमुख नेता हुआ होते थे जुल्स फेवर, गेम्बेता और जनरल गुंचू सदस्य बने थे। इस प्रकार फ्रांस में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। इस सरकार ने फ्रांस को पराजय से बचने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, लेकिन वह असफल रहा। फरवरी 1871 में इस व्यवस्था के स्थान पर फ्रांस पर एक 750 प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय सभा की स्थापित की गई, जो कि जर्मनी के साथ संधि करने का कार्य संपन्न कर सके। और जो मतदान हुआ सार्वजनिक मतदान प्रणाली से निर्वाचित हुई थी। राष्ट्रीय सभा में राजतंत्रवादियों को बहुत ज़्यादा बहुमत था, जो जर्मनी के साथ संधि करके शांति स्थापित करना चाहते थे। जनता भी यही चाहती थी। इसलिए फ्रांस की अधिकांश जनता ने राजतंत्रवादियों को क्या दिया, मत दिया, वोट दिया, जिससे
जबकि गणतंत्रवादी नेता गेम्बेता ये चाहते थे कि हम युद्ध जारी रखें फ्रांस से, किंतु गणतंत्रवादी नेता गेम्बेता का कुछ भी नहीं चला और राष्ट्रीय सभा ने जर्मनी के साथ संधि कर ली, जो आने वाली संधि जो कि फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि से पहले इस कदर उत्साह था फ्रांस में, वहाँ के बड़े बड़े जैसे गेम्बेता के द्वारा या कुछ ऐसे स्वयंसेवकों को एकत्रित किया गया कि फ्रांस में एकत्रित करें और जर्मनी के साथ युद्ध करें। बहुत ज़्यादा उत्साह था। प्रतिरोध होने के पश्चात भी फ्रांस का मेटज का पतन हुआ। बेंजन ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। 4 महीने घेरे और सप्ताह की गोलाबारी के पश्चात पेरिस का ही पतन हो गया। थियर्स, जो कि बिस्मार्क के नम्र शर्तों से समझौता करने के लिए अथक प्रयत्न किया गया है क्या नहीं। इस प्रकार थियर्स और बिस्मार्क की भेंट के विषय में इतिहासकार जूलियस फेवरे लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो? मैं अब भी उससे पीला और उत्तेजित देखता हूँ। वह कभी बैठता था, कभी खड़ा हो जाता था। मैं दुख से कांपती हुई उसकी वाणी सुन रहा हूँ। उसकी वाणी विनयपूर्ण तथा नरवेली थी। मैं इस महान हृदय व्यक्ति से अधिक किसी भी अन्य उच्च व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकता था। वह कभी प्रार्थना, कभी धमकी तथा कभी विनय करता था, कभी तीव्र, कभी निर्दयी अस्वीकृति के मुख धीरे धीरे वे क्रोध से भर जाता था। बिस्मार्क समझौता के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि फ्रांस पर जर्मनी का पूरा कब्जा हो। बिस्मार्क ने फिर थियर्स के कहा, हमें तुमसे अथवा तुम्हारे पश्चात आने वाली सरकारों की स्थिरता के विषय में आश्वासन नहीं देना है। थियर्स ने इसको उत्तर दिया, अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। ये समझौता का प्रयत्न एक ढोंग है। हम विचार विमर्श का ढोंग कर रहे हैं। हमें तो तुम्हारी दास्ता के बंधन ही है। हमें केवल नगर को पूर्ण फ्रांसीसी रखना होगा, किंतु तुम ये नहीं करना चाहते कि हमारे साथ अंतिम युद्ध करने की ठानी है। अवश्य करो, हमारे प्रांतों को नष्ट करो, हमारे घरों को जलाओ, हमें निरीह नागरिकों के गले काट लो। एक शब्द में तुम अपना कार्य पूरा करो। हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। हमें सांप तो होना है, किंतु हम अपमानित नहीं होंगे। इस प्रकार से घटना थियर्स और बिस्मार्क की मुलाकात के दौरान हुई, जो जिस विषय में जूलियस फेवरे ने लिखा है। इसी समय जो समझौता हुआ था, उस समझौते के दौरान थियर्स ने 1871 में जर्मनी के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि की। जो संधि थी बहुत अपमानजनक थी, जो निम्न बिंदु पर हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। इस संधि में पहली शर्त जो 10 मई 1871 को जो संधि हुई थी, उसको फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि की पहली शर्तें ये रखी गई कि अल्सेंस, लॉरेंस, मेत्स और स्ट्रासबर्ग का समस्त क्षेत्र जर्मनी को दे दिया गया, क्योंकि इन्हीं को लेकर जर्मनी का 1871 में एकीकरण हुआ था। इसी क्षेत्र में केवल बेलफोर्ट ही फ्रांस के पास रह गया। इस प्रकार पहली संधि की शर्तें जो जर्मनी के पक्ष में रही। दूसरी शर्तें थी, फ्रांस ने क्षतिपूर्ति के रूप में 20 करोड़ पाउंड धनराशि जर्मनी को देना स्वीकार किया। ये एक बहुत बड़ी राशि है, जो कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी को चुकाना पड़ा था। इस धनराशि को अदा करने में यह शर्त रखी गई कि धनराशि 3 वर्ष के अंतराल में ही देने होगी। ज़्यादा समय नहीं दिया गया। उसको 3 वर्ष में संपूर्ण राशि जो 20 करोड़ पाउंड था, उसको चुकाना होगा फ्रांस को जर्मनी पर। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात शर्तें रखी गई थी कि इस शर्त में फ्रांस की क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा नहीं करता है तब तक, यानी कि जब तक फ्रांस जिस क्षतिपूर्ति की बात फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में कही गई थी कि 20 करोड़ राशि चुकाना है, वह राशि जब तक चुका नहीं सकता फ्रांस की देश ने, तब तक जर्मनी की सेना फ्रांस पर स्थिरता रहेगी। और यह शर्त रखी गई कि वे 3 वर्ष के बाद धनराशि स्वीकार देना होगा। और यह शर्त रखी गई कि धनराशि को अदा करने में शर्त की फ्रांस की भूमि पर जर्मनी की सेना बनी रहेगी और सेना का सारा व्यय फ्रांस को देना होगा। इस प्रकार से बहुत कठोर थी। चूँकि फ्रैंकफर्ट की संधि अपमानजनक तथा कठोर थी,
किंतु फ्रांस के पास इसको स्वीकार करने का कोई चारा या कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उसको स्वीकार करना पड़ा। गणतंत्रवादियों ने इस संधि का विरोध किया, इसे राष्ट्रीय अपमान समझा। जिस उद्देश्य के लिए संधि की गई थी पूरा नहीं हुआ। फ्रांस में शांति स्थापित नहीं हो सकी। फ्रांस में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गए जो गृह युद्ध की श्रेणी में आता है। 1870 और 1871 ईस्वी के बीच हुआ, जो कि बहुत भयंकर युद्ध के रूप में देखा जाता है। यह युद्ध एक विनाशकारी सिद्ध हुआ। जर्मनी के साथ होने वाले इस युद्ध के बाद फ्रांस में गृह युद्ध हुआ, जो कहीं उससे भी अधिक भयंकर सिद्ध हुआ, जो बहुत ज़्यादा मारकाट हुआ, जो यहाँ की पेरिस कम्यून के रूप में, जो अपन विरोध के रूप में हम देखते हैं फ्रांस में। यह युद्ध पेरिस नगर का नियंत्रण करने वाली नगर सभा के सदस्यों तथा फ्रांस की सरकार के बीच हुआ था, जो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा ने किया था। जो पेरिस नगर नियंत्रण करने वाली नगर सभा के सदस्यों और दूसरी फ्रांस सरकार के बीच, जिसका प्रतिनिधित्व वहाँ के राष्ट्रीय सभा के द्वारा किया जाता था, इनके बीच युद्ध हुआ था। इस सभा ने देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष थियर्स को चुना और राष्ट्र की स्थायी सरकार की स्थापना की मांग की, जो उसकी उपेक्षा की गई। थियर्स अनिश्चित काल के लिए उसका सदस्य चुना गया। वह सभा की इच्छा को संतुष्ट करने हेतु उसी का एक अधीनस्थ कर्मचारी था और सभा द्वारा किसी भी क्षण उसको पद से हटाया जा सकता था। है कि नहीं? इस प्रकार से हम फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद अपमानजनक शर्तों की विवेचना कर सकते हैं। जो गृह युद्ध हुआ, जो पेरिस कम्यून के रूप में 1871 में हम फ्रांस में देखने को मिलता है। यद्यपि जर्मनी ने इस युद्ध समाप्त हो गया था, तथापि फ्रांस के भाग्य में अभी शांति नहीं थी। उसे तुरंत गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। यह समस्या पेरिस कम्यून के विद्रोह के रूप में उठ खड़ी हुई और इसे समाजवाद के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना कहा जाता है। और ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचार आदर्शों को सैनिक सहायता के द्वारा क्रियात्मक रूप देने का प्रयास यह युद्ध था। यह बात उल्लेखनीय है कि यद्यपि फ्रांस पेरिस में प्रजातंत्र की घोषणा कर दी गई, तो भी इसका समर्थन समूचे देश में नहीं किया गया। जर्मनी के साथ की गई संधि की शर्तें को मान्यता देने के लिए एक राष्ट्रीय सभा की स्थापना की गई, जिसने आंतरिक काल के लिए थियर्स को प्रमुख नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सभा में राजशाही के समर्थन का बहुमत था और यह डर था कि लोग प्रजातंत्र को पलटकर कहीं फिर राजशाही की स्थापना न कर ले। वहाँ की जनता को बहुत डर था कि यदि जो निरंकुश सत्ता फिर से नेपोलियन तृतीय के समय जो स्थापित थी, फिर से पुनर्स्थापित ना हो जाए, इनका डर था। पेरिस ने, जो कि प्रजातंत्र का समर्थक था, नेपोलियन तृतीय के समय में प्रजातंत्रवादी प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सभा में भेजा था और पेरिस के लोग प्रजातंत्र की समाप्ति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित कुछ कानूनों ने और भी विश्वास पैदा कर दिया कि राष्ट्रीय सभा के बुरंडो से फ्रांस की राजधानी पेरिस ले जाकर वर्साय ले जाने का निश्चय किया गया। इससे भी पेरिस की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, क्योंकि पेरिस की जनता इसको अपना अपमान समझती थी, क्योंकि उन्होंने देश का सम्मान बचाने के लिए प्रुसिया की सेना के हाथों बड़ा कष्ट उठाया था। क्योंकि जिस समय प्रुसिया फ्रांस पर आक्रमण किया था, उस समय फ्रांस की जनता ने अपना ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से प्रुसिया की सेनाओं का मुकाबला किया था, जिससे यदि राजधानी पेरिस से वर्सा चली जाती तो पेरिसवासी अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय समझते थे। राजधानी को वर्सा ले जाने से पेरिस की समृद्धि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता था। इससे आश्चर्य नहीं कि इस निर्णय में अचल संपत्ति के मालिकों, व्यापारियों, कारीगरों, मतलब जो बहुत ज़्यादा वर्ग व्यवसाय में लगे थे, इनका विरोध किया। पेरिस के घेरे के समय सरकारी अज्ञप्ति द्वारा किराए, उधार तथा अन्य लेन देन के रोक लगा दिया गया। सर्वसाधारण की मांग थी कि यह रोक उठाई न जाए, क्योंकि घेरे के पश्चात जनता की हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी। एकदम भुगतान करने योग्य नहीं था वहाँ के लोग, बेकारी बुरी तरह पनप रही थी। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सभा ने यह प्रार्थना स्वीकार की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सारे ऋणों को 48 घंटों में भुगतान करने का आदेश दिया गया, क्योंकि जनता इस थोड़ी अवधि में ऐसा कतई कर नहीं सकती थी। 1.5 लाख पेरिसवासियों ने कानूनी कार्रवाई की गई। इससे व्यापारी वर्ग में बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। इस प्रकार से पेरिस की जो आंतरिक कलह है, गृह युद्ध की स्थिति पनप रही थी। कारीगरों ने बड़ी संख्या में बेकार थी
उनकी मुख्य आय नेशनल गार्ड से सैनिक होने का भत्ता था सिर्फ था। राष्ट्रीय सभा ने इस सेना के बाद बंद कर दिया और केवल उन लोगों को ही रखा जो गरीब होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता था। यह जो करते थे, राष्ट्रीय सेना में पेरिस के स्वस्थ शरीर के कारीगर थे। घेरे के समय इन लोगों ने पेरिस की रक्षा की। युद्ध समाप्ति तक इनके पास शस्त्र बचे रहे। जैसे घेरा उठा, बहुत संख्या में धनिक तथा अच्छी स्थिति वाले लोग पेरिस छोड़कर अपने परिवारों से जा मिले। केवल गरीब लोग ही राष्ट्रीय सेना में रह गए और राष्ट्रीय सभा ने उसका 1.5 फ्रैंक प्रतिदिन का वेतन भी छीन लिया गया। इससे बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत बदतर से बदतर पेरिस की स्थिति होती जा रही थी। ये लोग सशस्त्र संदेश से भरे हुए थे, असंतुष्ट और बहुत ज़्यादा दुखी थे। ये लोग प्रजातंत्र खतरे में जानकर और ज़्यादा वहाँ पे भड़क उठे। पेरिस के आतंकवादी जबीकन और समाजवादी दलों से भरा हुआ था। समाजवादियों ने कारीगरों को बहुत ज़्यादा अनुयायी थे, जो पेरिस के बीच बेचैन, असंतुष्ट और निर्धन जनता की समाजवादी नेताओं की बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। इस अराजकता की स्थिति में कम्यून के विचार का उदय हुआ और यह मांग उठी कि देश की भावी कार्यक्रमों पर कम्यूनों का अधिकार पर बल दिया गया। उनके कम्यूनों ने विशद अधिकार दिए जाएं, केंद्रीय सरकार के अधिकार पर कम कर दी जाएं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से केंद्रीय सत्ता वाले देश के अधिकारों का विकेंद्रीकरण करने की मांग की गई और आशा की गई कि इस व्यवस्था द्वारा बहुत से प्राप्त, जहां प्रजातंत्रवादियों का बहुमत था, राजशाही के समर्थक केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से निकल जाएं। इस प्रकार कम्यूनों में सामाजिक और आर्थिक क्रांति करने की संभावना बहुत ज़्यादा फ्रांस में बढ़ गई। फ्रांस की सरकार ने जब ये देखा कि पेरिस की जनता सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना बन रही है, तब सरकार ने वहाँ पेरिस से तोपें हटा ली। जो इसका पेरिस जनता ने विरोध किया और सरकार के साथ संघर्ष शुरू हो गया। उन्होंने नगर के शासन के लिए क्रांतिकारी कम्यून का गठन किया और सत्ता के प्रयोग के लिए 5 सदस्यों की समिति गठित की गई, जिससे कि सरकार और जनता के बीच में शायद समझौता संपन्न हो सके। इस समय समाजवादी को बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। उन्होंने पेरिस में लाल साम्यवादी झंडा फहराया। लोगों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ा जरिया था ये लाल साम्यवादी झंडा फहराना। उन्होंने समस्त फ्रांस में इसी प्रकार के कम्यून स्थापित करने के लिए आह्वान किया। बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया कम्यूनों के द्वारा। कम्यून ने मांग की कि फ्रांस में एकीकृत शासन की समाप्त किया जाए और समस्त फ्रांस में कम्यूनों का गठन किया जाए, जनता के द्वारा जो निर्वाचित होना चाहिए। उनने स्थानीय शासन को अतिरिक्त रक्षा के मामलों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार हो। इस प्रकार फ्रांस का संपूर्ण राज्य कम्यूनों के अधिकारों पर गठित संघराज्य होना चाहिए। कम्यूनों का समर्थन करने वाले को कम्युनिस्ट कहलाते थे। इसको अपनी विजय की पूर्ण आशा थी, अतः उन्होंने खुलेआम संघर्ष की घोषणा कर दी सरकार के साथ। पेरिस की इस स्थिति को देखकर सरकार ने पेरिस में कम्यूनों का दमन करने का निश्चय किया। सरकारी सेना ने पेरिस का घेरा डाल दिया। यह घेरा अप्रैल 2, 1871 से लेकर 21 मई 1871 तक बना रहा। सेना पेरिस नगर में बदलाव प्रवेश हो रही थी। उन्होंने पेरिस की सड़कों पर भयंकर मारकाट मचा दी और यह मारकाट लगभग 7 दिन तक चलते रही। पेरिस के सड़कों के से लोग भीड़ इतनी ज़्यादा पड़ गई, कहा जाए कम्यून के सदस्यों को समस्त नगरवासी निराशा की स्थिति और भयभीत से होने लगे। किंतु दूसरी ओर सरकार सैनिक रक्तपासु और प्रतिरोध की भावना से उन्माद थी। पेरिस वासियों से सरकार ने भयंकर बदला लिया। सैकड़ों लोगों को गोली से उजाड़ दिया, हजारों लोगों को कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। वर्षों तक गिरफ्तारियाँ, वर्षों तक उन पर मुकदमे चलते रहे, उनको दंड दिया जाता रहा। हजारों व्यक्तियों को देश से निर्वासित किया गया, कठिन जगहों पर भेजे गए, उष्ण कटिबंध या पीड़ाजनक जगह पर भेजे गए, उन कठिन क्षेत्र में डाल दिया गया जहाँ हजारों व्यक्ति को डाला गया, जो कठिनतम परिश्रम करने के लिए विवश होना पड़ा उन लोगों को अपने जीविकोपार्जन करने के लिए। इसी विषय पे इतिहासकार हेजन लिखा है कि जर्मन सैनिकों द्वारा बम वर्षा किए जाने पर पेरिस का उतना आहित नहीं हुआ था जितना रक्तपात 7 दिन में वहाँ पे हुआ था। इस प्रकार उस घटना को इतिहास में रक्तम सप्ताह के नाम से भी जाना जाता है, जो
हम पेरिस की इस घटना हुई थी। पेरिस हत्याकांड के पश्चात वहाँ विरोध तो शांत हो गया, किंतु इसके परिणाम बहुत दूरगामी साबित हुए। इसका जो परिणाम के रूप में हम चर्चा करें तो पहला परिणाम यह होता है कि यहाँ पे समाजवादी बदनाम हो गए और उनकी प्रतिष्ठा धूल मिल गई। जनता इस भयंकर मारकाट तथा विनाश के लिए समाजवादियों को दोष देने लगी और वह उनसे घृणा करने लगी। दूसरा परिणाम, इससे समाजवाद को घातक चोट पहुंची। वह शताब्दी के अंत तक अपना सिर नहीं उठा सका और वर्षों तक पूंजीपतियों मजदूरों के बीच कमीनों की स्मृतियों को एक खाई बनी गई। तीसरी बात, घटना का उच्च तथा मध्य वर्गों पर या कृषकों पर, समाजवाद पर या राजातावाद पर भयंकर प्रभाव पड़ा था, जिसमें क्रांतिकारी प्रमुख समर्थकों को हटाकर निर्बल बना दिया गया। चौथा, इसमें पेरिस की घटना से सत्तावादियों का पक्ष को निर्बल बना दिया, क्योंकि कमीनों के दमन से जो कठोरता बरती गई उस समय, उसकी प्रतिक्रिया लोगों के दिलों में उनके प्रतिकूल हुई। पांचवा परिणाम, पेरिस की घटना से गणतंत्रवादियों को लाभ हुआ और गणतंत्रवादी में जो तत्व घुसा हुआ था वह निकल गया, परिणाम स्वरूप मर्यादित हो गया। छठे, थियर्स सरकार की ये सोचने लगी कि जनता को संतुष्ट किए बिना फ्रांस का स्थायित्व लाना संभव नहीं है। इस प्रकार जब यह घटना घटी थी तो फ्रांस में संविधान का गठन किया गया, जो फ्रांस में संविधान का निर्माण किया गया, कानून लागू किए गए जो महत्वपूर्ण है। इस थियर्स या फ्रांस में गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो घटना घटित हुई उसके पश्चात फ्रांस का संविधान लागू हुआ। संविधान का निर्माण किया गया तृतीय गणतंत्र के दौरान। फ्रांस के संविधान में राजतंत्रवादी संविधान निर्माण तो टलकर राजतंत्र की पुनर्स्थापना से जुड़े हुए थे। मार्शल मैक्रोन को भी इसी उद्देश्य को राष्ट्रपति बनाया गया फ्रांस का। उसका कार्यकाल 7 वर्ष निश्चित किया गया था। यही कार्यकाल आज चल रहा है फ्रांस में। राजतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए लेजिस्लेटिव तथा ओरलिस्टिव दलों का आपस में एक राय होना आवश्यक था। दोनों दलों ने हेनरी पंचम को सम्राट बनाने के लिए एक हो गए, किंतु राष्ट्रीय ध्वज को प्रश्न पर दोनों दलों में फिर मतभेद हो गए। इस प्रकार राजतंत्र की स्थापना की योजना खटाई में पड़ गई और इस प्रकार गणतंत्र बच गया, जो फ्रांस में तृतीय गणतंत्र 1871 में के दौरान स्थापित हुई थी। फ्रांस इस समय निश्चित व्यवस्था स्थापित करना चाहता था और इन सामरिक प्रबंधों को छुटकारा पाना चाहता था, जिनसे दलीय मतभेद पैदा होता था और विदेशिक नीति असफल हो रही थी। इससे फ्रांस की प्रतिष्ठा गिर गई। फ्रांस का न कोई संविधान था और न कोई स्थायी व्यवस्था थी, न कोई कानून था जो कि फ्रांस के शासन को व्यवस्थित रूप से चला सके, जो कि शासन व्यवस्था को चला रही थी। केवल शांति स्थापित करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था थी जो फ्रांस का तृतीय गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय सभा ने संविधान बनाने का जो आश्वासन दिया था उससे पूरा नहीं किया गया। राजतंत्रवादी के पारस्परिक मतभेदों से गणतंत्रवादी दल ने लाभ उठाया। गणतंत्रवाद का फ्रांस में इतना प्रसार हो चुका था कि राजतंत्रवादियों भी ये सोचने लगे कि निकट भविष्य में राजतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। अतः राजतंत्रवादी भी गणतंत्रवादी दल में सम्मिलित हो गए और सन 1875 ईस्वी में उन्होंने एक निश्चय किया कि राष्ट्रीय सभा संविधान बनाने के लिए तैयार है और इस प्रकार फ्रांस में 1875 में संविधान का निर्माण किया गया और संविधान की रूपरेखा रखी गई। इस प्रकार से हम उसका वर्णन करते हैं। पहला, सीनेट की स्थापना। नवीन संविधान के अनुसार एक सीनेट का गठन किया जाएगा फ्रांस में। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 300 निश्चित की गई और इनमें से 75 का निर्वाचन राष्ट्रीय सभा द्वारा जीवन भर के लिए किया जाएगा। एक बार यदि निर्वाचित हो गए सदस्य तो जीवन भर को इनको 75 मेंबर्स होंगे, उनको जीवन भर के लिए इनको फ्रांस के राष्ट्रीय सभा में सदस्यता दिया गया। शेष जो बचते हैं 300 में से 275 सदस्य का निर्वाचन मंडल द्वारा 9 वर्ष के लिए करने की व्यवस्था की गई और ये निर्वाचन मंडल विभिन्न
विभागों तथा उपनिवेशों चुने जाएंगे और सीनेट सदस्यों से कम आयु 40 वर्ष निश्चित की गई। चूँकि यह एक जनता द्वारा निर्वाचित होगा, 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे ये सदस्य, और कम से कम जो उम्र होगा इनकी 40 वर्ष इनकी वर्ष निश्चित कर दी गई। इस प्रकार सीनेट की स्थापना की गई। दूसरी बात आती प्रतिनिधि सभा। फ्रांस में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 610 निश्चित की गई। इनका निर्वाचन पुरुष वैक्स मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा किए जाना निश्चित किया गया। इनका कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया। राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श से प्रतिनिधि सभा को उसके कार्यकाल के पूर्व भी भंग कर सकता था। यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया और नए निर्वाचन का आदेश भी दे सकता था। यदि प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपने दायित्वों का अच्छे ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं या कोई विशेष प्रतिनिधि अपने दायित्वों का अच्छे ढंग से निर्वहन नहीं कर सकता है, तो राष्ट्रपति उसको कार्यकाल से पहले ही उसको उसके पद से हटा सकता है और दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित करने का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा दे सकता है। किंतु राष्ट्रपति के इस आदेश पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होना आवश्यक। यदि किसी मंत्री को ने उसके पद से हटाया गया है तो ये अधिकार होगा उस पत्र पर कि किसी मंत्री के हस्ताक्षर उस पत्र में होंगे, तभी वे आदेश मान्य होगा। इस प्रकार सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा मिलकर राष्ट्रीय सभा कहलाते जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित करते थे। तो ये महत्वपूर्ण फैसला प्रतिनिधि सभा के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा फ्रांस में की गई। तीसरी बात, राष्ट्रपति के क्या अधिकार क्षेत्र होंगे उस समय फ्रांस में। गणतंत्र का अध्यक्ष उस समय राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय सभा द्वारा किया जाता था। नवीन संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं की गई और न ही उत्तराधिकारी प्रणाली स्थापित की गई। राष्ट्रपति के नियम प्रस्तावित करने तथा पारित करने का अधिकार उसे दिया गया। राष्ट्रपति के समस्त नियम तथा कानूनों को लागू करना तथा राज्य में समस्त कार्य नियंत्रण करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। सेना पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होगा। समस्त सैनिक तथा सार्वजनिक पदों पर नियुक्त करता था। जो जितने भी बड़े बड़े उच्च पद होते थे राष्ट्रपति नियुक्त करता था। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया कि सीनेट के परामर्श से प्रतिनिधि सभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया था। मतलब किसी भी जो सीनेट के सदस्य थे, यदि राष्ट्रपति उसको समय के पूर्व भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को विशेष अधिकार उस समय दिया गया। चौथी बात आती है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का क्या अधिकार या कर्तव्य होगा उस समय। मंत्रिमंडल में कुछ सदस्य तथा एक प्रधानमंत्री होता था। बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री नियुक्त करता था, जो कि सामान्य सी बात है। यही होता है किसी भी दल पे जो बहुमत दल का नेता उसको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जो वास्तव में आज होता है। मंत्रिमंडल में यही व्यवस्था स्थापित है कि प्रधानमंत्री जब नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री अपने अन्य मंत्रियों की नियुक्ति स्वयं अपने विवेक से करता है। वही स्थिति उस समय फ्रांस में थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी। मंत्री सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा में किसी भी नियुक्त किए जा सकते थे। दोनों सीनेट से भी हो सकते थे या प्रतिनिधि सभा से भी वो मंत्री हो सकते थे। कोई जरूरी नहीं कि वे सिर्फ प्रतिनिधि सभा के ही हों, नहीं, वे सीनेट के सदस्य भी मंत्री हो सकते थे। मंत्री दोनों सदस्यों की बैठकों में भाग दे सकते थे, किंतु वोट देने का अधिकार केवल उनको निर्वाचित सदन में ही होता था। शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में केंद्रित थी। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का शासक था। राष्ट्रपति के प्रत्येक आदेश पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होना आवश्यक था, तभी वे कानून का रूप धारण। चौथी बात, संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना। फ्रांस में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना कैसे हुई? नवीन संविधान के अनुसार फ्रांस में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संसद के अनुरूप उसको विकसित किया गया था। वहाँ पे इंग्लैंड, फ्रांस में राष्ट्रपति की स्थिति वैधानिक सम्राट के अनुरूप ही थी। उनके सारे कार्य मंत्रियों की राय से ही की जाती थी या किए जाते थे। राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्य के लिए कोई ना कोई मंत्री उत्तरदायी होता था। सभी मंत्री प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे।
मंत्रियों पर प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण होता था। मंत्रियों पर प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण होता था, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में वही व्यक्ति चुन के आते थे जो चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा इनको चुना जाते थे, और उन्हें अब 10 पद से हटा भी सकता था। इस प्रकार विधायिका तथा कार्यपालिका इंग्लैंड के विधान की भांति एक दूसरे से मिले हुए थे। वे संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति एक दूसरे से पृथक नहीं थे, जो कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको देख सकते हैं, है क्या नहीं, कि इंग्लैंड की भांति वहाँ की विधान थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति एक दूसरे राज्य से पृथक नहीं हो सकते थे। मंत्री जो संविधान का निर्माण किया गया था फ्रांस में, उसकी 6वीं बात यह आती है कि फ्रांस की व्यवस्था को राजतंत्री रूप देने का प्रयास किया गया। राजतंत्री रूप, जो पुरातन व्यवस्था थी उसको देने का प्रयास किया गया, क्योंकि फ्रांस में 2 मत के लोग थे, एक राजतंत्रवादी एक समर्थक था, दूसरा गणतंत्रवादी एक समर्थक था। प्रशासकीय व्यवस्था को राजतंत्री स्वरूप देना, फ्रांस के इस गणतंत्र की एक विशेषता यह थी कि प्रशासकीय व्यवस्था को एक राजतंत्र के रूप में विस्तृत किया जाए। 1875 का संविधान एक ऐसे विपरीत तत्वों का समन्वय था जो एक दूसरे से पृथक थे। यह गणतंत्र तथा राजतंत्र का मिश्रण था, जिसमें राजतंत्रवादी राष्ट्रीय सभा में फ्रांस ने 1875 में संसदीय गणतंत्र की स्थापना की गई थी। एक महत्वपूर्ण फैसला था। गणतंत्र और राजतंत्रवादियों को समर्थक उनको एक तरह से मिलाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि इससे पहले जिस प्रकार से फ्रांस में गृहयुद्ध हुआ है कि नहीं, उस गृहयुद्ध को कैसे उभरा जा सकता है। शायद वहाँ पे 2 प्रकार के विचार के लोगों के बीच ही लड़ाई थी, जो गणतंत्रवादी और राजतंत्रवादी, जिसके बीच में फ्रांस में गृहयुद्ध चला हुआ था, है कि नहीं, उस जिसका ही परिणाम था कि उसको हम कैसे व्यवस्था को स्थापित कर सकें। उसने विचार किया कि इसमें राजतंत्रवादी तत्वों का समावेश कर दी जाए, जिससे लोकतंत्र में वृद्धि रुकेगी और किसी उपयुक्त अवसर पर राजतंत्र की पुनर्स्थापना सरल बनेगी। उनका विचार था कि सीनेट एक राजतंत्रवादी दुर्ग होगा। राष्ट्रपति के साथ मिलकर प्रतिनिधि सभा को भंग करके राजतंत्र की स्थापना की जा सकेगी फ्रांस में। संविधान को रूढ़िवादी देने का काफ़ी प्रयत्न किया गया, क्योंकि रूढ़िवादी देने का मतलब कि जो फिर से फ्रांस में पुरातनवादी व्यवस्था है उसको लागू करने का, जो नेपोलियन तृतीय के शासनकाल में जो निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयास नेपोलियन तृतीय ने किया गया था, उसको देने का प्रयास इस संविधान में किया गया था। इस प्रकार के संविधान निर्माण में 4, 5, 6 बातों का समावेश किया गया था। एक, फ्रांस के संविधान में सीनेट होगा, जो दूसरा प्रतिनिधि सभा होगा, वहाँ पे एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल गठन करेगा, संसदीय शासन प्रणाली होगी और प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजतंत्र रूप देने का प्रयास फ्रांस में किया गया था। इस प्रकार से जो संविधान बना और फ्रांस का तृतीय गणतंत्र के गठन के पश्चात एक बहुत बड़ी घटना है उस समय 1871-1875 के दौरान फ्रांस में हुई, और तृतीय गणतंत्र निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति की ओर एक बहुत बड़ा फैसला माना जाता है। फिर विद्यार्थियों, उद्बोधन आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और जब भी नेक्स्ट जो व्याख्यान होगा, क्योंकि फ्रांस के तृतीय गणतंत्र को 2 भागों में, पार्टों में विभाजित है। एक तो फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की स्थापना, गठन, और दूसरा फ्रांस के तृतीय गणतंत्र के पश्चात उसमें जो संकट में आए थे, है कि नहीं, तो उसके दूसरे अध्याय में हम फ्रांस के तृतीय गणतंत्र के संकट के